क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4, आज का डे 5। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अभी तक डे 4 की क्लास तक हमने जो भी पढ़ा वो कार्बन और उसके कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन की और उसके कंपाउंड्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो इसकी टोटल हमें हमारे सिलेबस में 4 प्रॉपर्टीज़ है, वो चारों पढ़नी है। फर्स्ट इज कंबस्चन। जब कार्बन के कंपाउंड्स को कंबस्चन किया जाता है, कंबस्चन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। जब उसको जलाया जाता है तो क्या होता है, जलाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कार्बन का कंपाउंड जिसको जलाया जाएगा, और जलाने के लिए हीट चाहिए और साथ में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये मीथेन का फार्मूला है। मीथेन को हमने जलाया, कंबस्टन किया, जलाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में। तो जलने से क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर की कुछ मॉइस्चर की फॉर्म में हीट निकलेगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। तो कंबस्टन इस प्रकार का होता है। अब हम कंबस्टन कर रहे हैं, किस चीज़ को कंबस्टन कर रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड को। तो हमने पढ़ा था कार्बन के कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वाला को अगर हम कंबस्टन कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो कैसी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, चीज़ें यही प्रोड्यूस होंगी, बट कैसी प्रोड्यूस होंगी। सिमिलरली जब अनसैचुरेटेड को जलाएंगे तब कैसी प्रोड्यूस होंगी। तो नोट में एक बात लिखवाई हमने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल। कार्बन और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनका यूज़ फ्यूल की तरह, मतलब ईंधन के तौर पर, जलाने के तौर पर किया जाता है। बिकॉज दे बर्न इन एयर, क्योंकि ये एयर में बर्न होते हैं, मतलब ऑक्सीजन में, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ये बहुत सारी हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये बातें हो गई। फिर कार्बन के कंपाउंड 2 प्रकार के हैं, जैसा कि हमने बात की थी अभी। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम। जैसे हमारा सिलेंडर जलता है, सिलेंडर पे गैस जलाते हैं तो उसमें नीले रंग की फ्लेम, नीले रंग की आग निकलती है, नीले रंग की ज्वाला निकलती है। तो जो ऐसी आग होती है ना, उसमें कोई शूटी, मतलब कोई कालिक नहीं निकलती। बर्तन में जो तले होते हैं ना, वो काले नहीं होते। तो जो सैचुरेटेड वाले हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ और नॉन शूटी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, उनमें कोई राख नहीं निकलती। सिमिलरली वाइल, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अगर इनको जलाया जाएगा, बर्न इन एयर विथ येलो शूटी फ्लेम। तो ये येलो शूट के साथ जलेंगे। जैसे गांव के अंदर हम लकड़ियाँ जलाते हैं, ओपले जलाते हैं, तो वहाँ पर जो आग निकलती है वो येलो कलर की होती है। तो येलो कलर की जो आग होती है वो क्या शो करती है कि जो भी आप जला रहे हो कंपाउंड कार्बन का, वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। तो येलो शूटी फ्लेम, उसके अंदर कालिक भी निकलती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाइयर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके अंदर, उनके कंपाउंड्स में कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसको बर्न करने के लिए भी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसका कंबस्टन कम्प्लीटली नहीं होता। तो वही लिखा हुआ है, देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब कंप्लीट एयर नहीं मिलने की वजह से पूरी तरीके से ना जल पाना इन एयर के अंदर। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी, कंबस्टन डन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था अल्कोहल के बारे में। जैसे अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा था OH, एल्डिहाइड पढ़ा था CHO, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था COOH। तो अगर हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, या फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें OH को, यानी कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, या फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में, अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू
कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, अब कैटलिस्ट क्या होना चाहिए जो उस रिएक्शन को फास्ट कराएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कौन कौन से एजेंट यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 का नेम क्या है, K मतलब पोटाशियम और MnO4 का मतलब परमैग्नेट, तो पोटाशियम परमैग्नेट, या तो अल्कलाइन वाला KMnO4 यूज कर लो और में, या फिर एसिडिक वाला पोटाशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला K2Cr2O7, तो ये लिखा हुआ है C2H5, C2 है कार्बन 2 मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन ई हट जाएगा, OH का ऑल तो इथेनॉल। तो जैसे ही अब इथेनॉल में OH है, हमने यहाँ पर बनाया तो क्या बन गया उसे COOH, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया, हम डायरेक्टली अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, यहाँ कितने रह जाएंगे, 1 और 1 2, जितने कार्बन होते हैं उतने ही रहता है। बस ध्यान रखना है कि अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो 2 एजेंट में से एक यूज करना पड़ेगा, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि KMnO4 K2Cr2O7 किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, तो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स का, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है और इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन मोस्टली जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए लगाई जाती है, किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखें तो ये R फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, लंबी लंबी चेन है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने को देखना है कि इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी जब बन करके आगे प्रोडक्ट बन करके आया तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो इसके लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज किया, इसके लिए या तो आप निकल यूज कर सकते हो ऑब्लिकली, या फिर PD मतलब पैलेडियम, निकल या फिर पैलेडियम यूज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है या फिर दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन, कि जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो एडिशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने किया क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन, जो भी आपको कन्वर्ट करना है वो तो लोग ही लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और बताया था कि हाइड्रोजन H2 होना ही चाहिए। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन कौन से कैटलिस्ट, पैरिडियम ऑब्लिकली निकल, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों हो सकते हैं, ये होने चाहिए। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, एडिशन रिएक्शन का यूज करके, इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, या फिर इसका एक और नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इस तरीके से हमारी कार्बन कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी होती है। चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं जितना हमारे सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करना है कि एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एक क्लोरीन आता जाएगा। जैसे हम CH4 को देखें और एक क्लोरीन को देखें तो क्या हो रहा था यहाँ पर, अगर इसके स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं कि CH4 और Cl2, तो इसमें क्या बन करके आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकलते जाना, किसी वजह से ये CH4 दिखा रखा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहा होगा CH4, फिर ये Cl2 है, Cl के साथ Cl ने बॉन्डिंग कर रखी होगी, तो क्या हुआ होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया होगा वापस, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया होगा। अब इसने आकर के यहाँ पर अटैक किया और इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन खुद आकर के यहाँ बैठ गया। अब ये जो हाइड्रोजन निकला ये इस वाले क्लोरीन की जगह पर आ जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl, CH3Cl, और साथ में क्या बन जाएगा HCl। तो इस तरीके से जब क्लोरीन ने आकर के हाइड्रोजन को वहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब निकाल दिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
बोलते हैं, जहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता था, जहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली आता है कम शक्तिशाली को निकाल देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH4 ने Cl2 से रिएक्ट किया, और यहाँ पर ध्यान रखना है सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस रिएक्टर को फास्ट कराता है और करने में हेल्प करता है। तो CH3Cl साथ में HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन के कंपाउंड की चारों प्रॉपर्टी डन होती है। अगले टॉपिक पर आते हैं, इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली कि उन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से, तो हमारे सिलेबस में 2 कंपाउंड है, एक तो है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। देखते हैं इथेनॉल में क्या है और इथेनोइक एसिड में क्या फर्क आता है। इथेनॉल की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH, या फिर इसे ऐसे करके भी लिखा जा सकता है CH3CH2OH। अब भी बात वही रहेगी, कार्बन अब भी 2 है, हाइड्रोजन 3 2 अब भी 5 है और 1 OH। अब चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे। अब इसी की इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल मतलब बाहर से देख करके क्या बताया जा सकता है। इथेनॉल का मतलब होता है दारू शराब। इसके बारे में क्या होता है, तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है ना। प्लीजेंट स्मेल, सूंघने पे थोड़ी बदबू सी या बदबू आती है, एंड बर्निंग टेस्ट, पीने पे कड़वा जैसा लगता है, और पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। वोलेटाइल होता है, खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाएगा। लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जो जल्दी ही उबलने लग जाएगा। कितने बॉइलिंग पॉइंट पर, 250 केल्विन पर ही उबलना शुरू कर देता है। एक प्रकार से ये न्यूट्रल कंपाउंड है, जनरली किसी के साथ कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं करता जल्दी। अब इसी इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं, तो रिएक्शन विद सोडियम, ये इथेनॉल सोडियम से कैसे रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है पेपर में। रिएक्शन विद सोडियम, तो जैसे ही इथेनॉल CH3CH2OH रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को हटा करके खुद जा करके बैठ जाता है। तो CH3CH2O और हाइड्रोजन को हटा खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो एक बार H रिलीज होगा, 2 N दोबारा ऐसे अवेलेबल होगा, फिर H रिलीज होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, पॉप टेस्ट किया जाता है। तो लिखा है अबव रिएक्शन यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ इथेनॉल बाय द H2 इवोल्यूशन, की इथेनॉल बन रहा है या फिर नहीं, उसे कैसे पता लगाया जाता है। इथेनॉल बनेगा अगर और ये जो फॉर्मूला बन करके आता है ये सोडियम इथॉक्साइड का होता है, तो हाइड्रोजन गैस के निकलने की वजह से कंफर्मेशन होती है कि हाँ जी इथेनॉल बन रहा है। अभी इसी की एक और केमिकल प्रॉपर्टी आती है इथेनॉल की, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव कर देना। तो डी कर रहे हैं मतलब कि निकाल रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं मतलब पानी को निकाल रहे हैं। तो जैसे ही इथेनॉल को हम हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करते ही क्या होगा, अभी ध्यान रखने वाली बात है कि हमने पीछे फिजिकल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में आ रहे थे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाता है। तो जैसे ये CH2 C2H5OH को हम हॉट कंसंट्रेटेड गर्म और सांद्र वाले H2SO4 में डालेंगे, तो CH2 कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन, जितने भी कार्बन का यहाँ पर अल्कोहल होगा उतने कार्बन का यहाँ एल्कीन बन जाएगा, साथ में वाटर का रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला कंपाउंड जो इथेनॉल है वो पूरा होता है। दूसरे कंपाउंड पर आते हैं इथेनोइक एसिड पे। अभी हम पढ़ रहे थे कार्बन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, तो हमने अभी पढ़ा इथेनॉल के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन के डेरिवेटिव्स का, उसमें आता है इथेनोइक एसिड सेकंड नंबर पे। तो इथेनोइक एसिड को पढ़ेंगे, फिर उसके कार्बन कंपाउंड जो है उनकी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स डन हो जाएंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इथेनोइक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं इथ का मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, रोइक मतलब COOH। तो इथ मतलब 2 कार्बन है ना और 5 हाइड्रोजन, देन इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड, देखोगे तो सफेद दिखाई पड़ेगा, मतलब जैसे पानी होता है उस टाइप का। विद सोर टेस्ट, मतलब खट्टापन आएगा इसके अंदर, एंड है क्योंकि एसिड है ना, एसिड, तो एसिड का नेचर कैसा होता है, सोर चैप्टर 2 के हिसाब से। हैव स्मेल ऑफ विनेगर, सिरके की स्मेल इसके अंदर आती है। बॉइलिंग पॉइंट, कितने पर ये उबलना शुरू कर देगा, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, इसी प्रकार से 391 केल्विन पर उबलना शुरू कर देता है। और अब इसके बारे में यहाँ से इसका एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, ग्लेशियल एसिड क्या होते हैं।
तो यही इथेनोइक एसिड जब प्योर फॉर्म में होता है ना तो ये ठंडा होकर के जम जाता है। दैट इथेनोइक एसिड जो ठंडा होकर जम जाता है प्योर फॉर्म में, तो इथेनोइक एसिड का नाम ही ग्लेशियल एसिड पड़ जाता है। तो लिखा है प्योर एसिटिक एसिड, या तो आप इसे एसिटिक एसिड बोल लो, कल समझाया था नेमिंग में डे 4 की क्लास में, है ना, या फिर या तो इसे एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड को, या फिर इसे इथेनोइक एसिड बोला जा सकता। व्हेन प्योर इट गेट्स फ्रीज, व्हेन प्योर इट गेट्स फ्रीज इट फॉर्म्स स्मॉल कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। तो ये छोटे छोटे बर्फ के से टुकड़े बनाता है जब ये प्योर फॉर्म में होता है और जम जाता है। इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिड, तो इसे ग्लेशियल एसिड बोला जाता है। अभी हम इसी की इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस कैसे कैसे इन्वॉल्व होती हैं। अभी हम इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का बनना। एस्टर का फार्मूला क्या होता है, एस्ट्रीफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। तो देखें एस्टर का फार्मूला क्या होता है, दैट इज ROOR डैश। अब ये क्या क्या है, R का मतलब है कोई भी कार्बन का कंपाउंड जो कितने भी नंबर का हो सकता है, 1 2 3 50 500 कितने का भी। सपोज कर लिया हमने CH3 मान लिया R की जगह, OO, ठीक है, OO, तो COO और साथ में R आ रहा है ना। तो R डैश मतलब ये सिंपल R था, ये R डैश मतलब इस वाले से कुछ अलग होना, तो C2H5 दे दिया इस प्रकार का। तो ये हमारा एस्टर है। तो एस्टर कैसे बनता है, जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराया जाता है। क्या क्या बोला, जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से और ये वाला OH यहाँ से टूट करके निकल जाता है, ठीक है ना। तो बचा क्या, CH3CO और ये C2H5 इस H की जगह पर आ जाता है। तो CH3CO C2H5, ये H यहाँ से निकला, OH निकला, जाके पानी बन के रिलीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ROOR डैश एस्टर बन करके तैयार हो। और जो एस्टर बनता है इसकी स्मेल स्वीट होती है, स्वीट मतलब सूंघने पे अच्छी लगती है। देन आगे आते हैं, तो इस तरीके से एस्ट्रिफिकेशन यहाँ पूरी हो जाती है। अब जब हम साबुन वगैरह यूज करते हैं ना, वो एस्टर से बनाया जाता है। तो अभी एस्टर का फॉर्मूला क्या देखा, ROOR डैश, ROOR डैश, है ना। जैसे ही इस एस्टर को रिएक्ट कराया जाता है NaOH के साथ में, तब क्या होता है कि जैसे ही इसको रिएक्ट कराते तो ये जो हिस्सा जुड़ा था ना, ये वापस से टूट जाता है। और ये यहाँ से, क्योंकि ये प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस का हिस्सा, तो प्लस माइनस टूट जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का हिस्सा प्लस का टूट जाता है, तो ये प्लस वाला हिस्सा इस माइनस वाले हिस्से के पास आएगा, प्लस हमेशा माइनस के पास। तो CH3COO और जो ये प्लस वाला हिस्सा है ये इस माइनस के पास, प्लस हमेशा माइनस के पास। तो एज अ रिजल्ट ये सोप का फॉर्मूला होता है, साबुन बन करके जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन बन के तैयार, साथ में इथेनॉल भी बन जाता है। तो दिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोप बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन रखा गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एस्टर बनता है वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ में। एज अ रिजल्ट प्लस माइनस का खेल CH3CO के रूप में सोप बन जाता है, इथेनॉल निकल जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। अभी इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिएक्शन विद बेस। अगर यही इथेनोइक एसिड बेस से रिएक्ट करे तो पीछे देखा तो सही है, अभी क्या होगा, यहाँ से ये उससे टूटेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ से टूटेगा CO माइनस का, H प्लस का, प्लस वाला माइनस के पास आ जाएगा उठ करके, Na जो है यहाँ आ जाएगा, H इस OH के साथ में पानी बन के निकल जाएगा, एक H 2 और H2O, Na उठ के यहाँ आ जाएगा CH3COO Na। तो इसे या तो आप सोप बोल लो जैसा पीछे लिखा था अभी, या फिर इसका नाम क्या है, 2 कार्बन तो एसिड और COR है ना तो एसीटेट, और Na का सोडियम, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है। लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी, रिएक्शन विद कार्बोनेट, CO3 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एंड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, H2CO3 के साथ कैसे रिएक्ट। तो जब यही इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो वापस से वही काम होगा, CO3 है तो सिखा रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, CO3 से हमेशा CO2 टूट करके बनेगा, Na पॉजिटिव हिस्सा यहाँ से ब्रेक होगा, है ना, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास आएगा, CH3COO Na। अब यहाँ से क्या है, एक बार H छूट रहा होगा, यहाँ से एक बार O छूट रहा होगा, जब ये 2 बार है तो ये 2 बार H छूट रहा होगा, और यहाँ से एक बार O,
तो वापस से H2O बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अब इसी की रिएक्शन पढ़ेंगे, इथेनोइक एसिड किस तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो वापस से इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा आपकी बार सोडियम का हाइड्रोजन वाला कार्बोनेट, ऊपर सोडियम का सिंपल कार्बोनेट था, यहाँ सोडियम का हाइड्रोजन वाला कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं। वापस से CO3 टूटेगा, CO2 बन के निकलेगा। इसका CH3CONH का तोड़ने का तरीका सिखा रखा है, यहाँ से टूटता है, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। अब ये कैसे टूटेगा, ये हिस्सा ऐसे टूटता है, ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, HO और H, H2O बन के बाहर आ गया, Na बचा प्लस का, ये नेगेटिव के पास आएगा, तो CH3CONA बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे वो दोनों के दोनों डन होते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कि डे 6 की क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और डे 6 में पूरा हो जाएगा। लास्ट टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट।